रागिनी रक्षाबंधन में मायके आई हुई थी। वैसे तो उसका कोई मन नहीं था मायके आने का, लेकिन उसके जब सास ने जोर डाला कि तेरा पहला रक्षाबंधन है तो मायके नहीं जा रही, तो वो अपनी सास से क्या बोलती, इसलिए चुपचाप मायके आ गई थी। मायके में रागिनी भी भाभी को रागिनी की माँ ने बिल्कुल दुल्हन बना रखा था। रागिनी की भाभी जेवरों से ऊपर से नीचे तक लदी हुई थी और काफ़ी भारी जेवर पहन रखे थे, जिसे रागिनी देख रही थी और हैरान हो रही थी। रागिनी की माँ ने रागिनी को देखा और बोला, इस तरह से क्या देख रही है? क्या अपनी भाभी को नज़र लगाएगी? क्या तुझे जलन हो रही है अपनी भाभी के जेवर देखकर कि तेरे पास इतने जेवर नहीं है? ये तो सब नसीबों की बात होती है कि तेरी भाभी को इस घर में आना था, ये उसका नसीब था और उसे इतने जेवर मिलने थे, और मेरी बहू बनना था और मेरे खानदान के वारिस उसने पैदा किया है तो उसका तो हक बनता है। अब तेरा क्या नसीब है वो तू जाने और तेरी सास जाने। रागिनी को अपनी माँ की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म पिघला हुआ शीशा रागिनी के कानों में डाल दिया हो। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है, वो भी अपनी सगी बेटी को? लेकिन रागिनी ने तो बचपन से ये सब कुछ देखा था। उसकी माँ के लिए बेटी के कोई मायने नहीं थे। उसके खानदान में यही सब कुछ चलता था कि बेटा ही सब कुछ है, बेटियां तो बस इस घर से लेकर दूसरे घर चली जाएंगी। इसलिए बेटे बहू उसके घर में सब कुछ माने जाते थे। बेटियों का कोई अस्तित्व नहीं था। रागिनी की दादी ने भी शुरू से यही किया था। रागिनी की बुआ का कोई मूल्य नहीं था। रागिनी की दादी के लिए बस रागिनी के माता पिता माने रखते थे, और रागिनी के माता पिता ने भी अपने खानदान की इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ाया था। बचपन से ही रागिनी को माँ बाप का कोई खास प्यार नहीं मिला था, ना ही कोई सुविधा मिली जैसे कि उसके भाई को मिलती थी। बस उसके माँ बाप उसे पाल पोस रहे थे, ये सोच कर कि इसे तो दूसरे घर भेजना है, इसके ऊपर क्या खर्च करना। रागिनी की भाभी जब आई थी तो रागिनी को लगा था भाभी उसकी दोस्त बनकर रहेंगी, लेकिन भाभी ने अपने ससुराल का माहौल देखते ही भाप लिया था और उसने भी रागिनी की तौहीन करनी शुरू कर दी थी। उसे समझ में आ गया था कि इस घर में रागिनी की कोई कीमत नहीं और उसके सास ससुर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू के बारे में ही सोचेंगे। रागिनी को मायके में कभी कोई सुख नहीं मिला था और ना ही कोई संपत्ति। बहुत ही कम पैसों में रागिनी की शादी उसके माँ बाप ने कर दी थी। रागिनी को एक नज़र में देखते ही रागिनी के सास ने पसंद कर लिया था। किसी शादी में उन्होंने रागिनी को देखा था और रागिनी के लिए रिश्ता भिजवा दिया था। जब रागिनी के माँ बाप ने देखा कि रागिनी के लिए खुद लड़के वालों की तरफ से रिश्ता आया है तो उन्हें लगा अब तो रागिनी लड़के वालों को पसंद है ही, तो हम इसकी शादी में फालतू के पैसे खर्च क्यों करें। और उन्होंने सोचा चलो इसकी खूबसूरती तो किसी काम आई, और उन्होंने बहुत ही कम पैसों में रागिनी को ब्याह करके ससुराल भेज दिया था। और रागिनी की सास को तो बस रागिनी चाहिए थी। अपनी बहू के रूप में रागिनी विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। रागिनी को उसके ससुराल में बहुत प्यार सम्मान मिला था, लेकिन रागिनी ने आज तक अपने ससुराल में ये नहीं बताया था कि मायके में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है और उसकी कीमत नहीं है। उसे मायके में बेटियों की कीमत लगता था। यदि वो अपने ससुराल में अपने मायके की बुराइयां करेगी तो ससुराल में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और फिर उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए वो कभी भी अपने मायके की बुराइयां अपने ससुराल में नहीं करती थी। रागिनी के ससुराल का माहौल बहुत अच्छा था। रागिनी की भी एक नंद थी जो कि शादीशुदा थी, लेकिन रागिनी के ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाए। रागिनी की ननद का रागिनी के ससुराल में बहुत मान था और उसे उसके माँ बाप, भाई और अब रागिनी भी उसे बहुत मानते थे, और उसे काफ़ी कुछ देकर रागिनी की सास ने विदा किया था। और जब कभी भी उसकी ननद मायके आती थी तो उसके सास ससुर उसे विदा करते वक्त बहुत कुछ देते थे, मान सम्मान। रागिनी के ससुराल में बेटियों का जो था कि उसके मायके में बिल्कुल नहीं था। रागिनी की माँ ने आज जब रागिनी को ताना मारा कि वो अपनी भाभी के जेवरों को देखकर जल रही है तो रागिनी की आंखों में आंसू छलक आए थे कि कैसी माँ है, उनकी कितनी बदनसीब है वो माँ बाप और भाई के मामले में। तभी रागिनी का फ़ोन बजा, उसकी सास का फ़ोन था। उसने बोला, बेटा अगर तूने राखी बांध ली हो तो जल्दी से आ जा, तेरी ननद तेरा इंतज़ार कर रही है, यहाँ भी तो राखी बंधवानी है। रागिनी ने बोला, हाँ मम्मी मैं तुरंत आ रही हूँ, यहाँ पर मैंने राखी बांध ली है, कहकर रागिनी जाने लगी। रागिनी अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, लेकिन रागिनी के मायके वालों से उसका मान सम्मान नहीं किया गया। जाते वक्त माँ ने बस उससे 500 रुपये के शगुन का लिफाफा पकड़ा दिया और राखी पर भाई ने भी बस 500 रुपये पकड़ा दिए। उनके हिसाब से बेटियों को तो बस लेने ही के लिए पैदा होती हैं, उन्हें कितना दिया जाए। रागिनी ने बोला, मैं जा रही हूँ मम्मी, मेरा इंतज़ार कर रही हैं। रागिनी चली आई। उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने नहीं आए, इतना घमंड था उन्हें। आज रागिनी की बहुत अपमान महसूस हो रही थी। शादी के पहले जो होता था वो तो उसे बर्दाश्त कर लिया था, पर अब वो शादीशुदा थी, उसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा था अब उसकी शादी हो गई है तो शायद जब वो मायके जाए तो वहाँ का माहौल अलग हो,
पर ऐसा कुछ नहीं था। आज रागिनी को बहुत ही ज़्यादा अपमान महसूस हो रहा था, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। रागिनी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी, पर उसका चेहरा देखकर उसके ससुराल वालों ने को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। उसके पति और सास ने रागिनी से पूछा, कुछ हुआ है क्या? रागिनी ने बोला, नहीं कुछ नहीं, और वो राखी बंधवाने के लिए अपने पति के साथ बैठ गई। रागिनी की ननद ने रागिनी और अपने भाई को राखी बांध रागिनी के पति ने तुरंत ही अपनी जेब से 1000 रुपये निकालकर ननद को दिए, जिसे रागिनी देखती रह गई। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि कोई घर की बेटियों के लिए इतना भी कर सकता है। तभी रागिनी की सास एक जेवर का डब्बा लेकर आई और रागिनी के हाथ में देकर बोली, इसे अपनी नंद को दे दें। रागिनी ने खोलकर देखा, उसमें एक सोने की चेन थी। रागिनी ने उसे अपनी ननद को दे दिया। रागिनी की ननद बहुत खुश हो गई और बोली, वाह, राखी पर तो मेरी मौज हो जाती है। और रागिनी के ससुराल में सब हंसने लगे। रागिनी के ससुराल का माहौल रागिनी के मायके से बिल्कुल अलग था। रागिनी की ननद को काफ़ी कुछ देकर रागिनी की सास ससुर ने विदा किया था, और आज भी तो उसका बहुत सम्मान किया जाता था। रागिनी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था और लगता था कि चलो कम से कम किसी घर की बेटी तो सुखी है। पर आज रागिनी के चेहरे पर किसी भी प्रकार की चमक नहीं थी। वो लाख चाह रही थी अपना दुख छुपाना, पर उसके चेहरे पर वो दुख झलक ही रहा था। रागिनी किचन में पूड़ियाँ तल रही थी, तब रागिनी के साथ पीछे से आई और बोली, बेटा बता दे तेरे दिल में क्या है? रागिनी ने बोला, नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तो रागिनी की सास ने बोला, हाँ, शादी के बाद पहली बार मायके गई थी ना, और तुरंत वापस आना पड़ा, इसलिए चेहरा उदास हो गया होगा। रागिनी ने बोला, हाँ यही बात है, और उसने शुक्र मनाया। चलो, उनके मुंह से बात तो नहीं निकली। तभी रागिनी की ननद किचन में आ गई और बोली, भाभी, आपको आपके भाई ने क्या दिया? मुझे भी दिखाइए ना, आपकी तो शादी के बाद की पहली राखी थी, आपको तो बहुत कुछ मिला होगा, मुझे भी देखना है, जल्दी दिखाइए। तो रागिनी की सास ने बोला, जा बहू से दिखा दे, तुझे क्या मिला है? ये तो नहीं मानने वाली रागिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रागिनी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे उसकी सास और नंद भी आई ये देखने के लिए कि राखी पर रागिनी को क्या मिला है। रागिनी का पति पहले से ही कमरे में था। रागिनी की ननद ने बोला, अरे भाभी, खड़ी क्यों हो? जल्दी दिखाओ ना, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा। रागिनी फिर भी चुपचाप खड़ी थी। तो रागिनी के पति ने बोला, अरे जो बोल रही है दिखा दो ना, ये चुपचाप खड़ी क्यों हो? ऊपर से तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। अब रागिनी ने से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जोर जोर से रोने लगी और उसने अपने पर्स से 500 का नोट निकाल कर दिखा दिया, यही मिला है मुझे मायके से राखी पर। और फिर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी के ससुराल वाले घबरा गए कि रागिनी इस तरह से क्यों रो रही है। उन्हें लगा कि शायद रागिनी को 500 मिलने की वजह से बुरा लगा है। तो रागिनी की सास ने समझाया, अरे बेटा, क्या हुआ? हो सकता है इस वक्त तेरे भाई का बजट ना हो, इसलिए उसने 500 दे दिए, इसमें रोने वाली क्या बात है? हमने तो ऐसे ही मजाक में देखने की बात कही थी, तूने तो दिल पर ले लिया। कोई बात नहीं, अगली राखी पर देगा भाई, तो अपनी बहनों को देते ही हैं। तो रागिनी ने बोला, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मायके में, और मुझे कभी मेरा मायके से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे मायके वाले आप लोग जैसे नहीं हैं, वो बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं। ये अपने मायके के बारे में कैसी बातें बोल रही हो रागिनी? रागिनी ने बोला, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और रागिनी ने बचपन से लेकर आज तक की सारी बात अपने ससुराल वालों को बता दी और बोला, मैं इसलिए ये सब बातें नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था अपने मायके की बुराई करके मैं ससुराल की भी नहीं रहूँगी और मुझे यहाँ से भी प्यार सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज मैंने सारी सच्चाई बता दी। साथ ही साथ रागिनी ने भी ये बात बता दी कि उसकी माँ ने कैसे उसे ताना मारा कि वो अपनी भाभी के जेवर देखकर जल रही है। रागिनी की सास ने जब ये सुना कि उसकी माँ ने उसकी बहू को ये ताना मारा कि वो अपनी भाभी के जेवर देखकर जल रही है, तो रागिनी के सास के तन बदन में आग लग गई। रागिनी की सास ने बोला, तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह से ताना मारने की? तुमने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? रागिनी ने बोला, मैं क्या बोलती, वो लोग 4 बातें और सुना देते। रागिनी की सास ने बोला, यदि मुझे पता होता कि सर से पांव तक जेवर डालकर ही बहू पर प्यार जताया जाता है तो मैं तुझे तेरी भाभी से दुगने जेवर पहनाए होते, पर मुझे तो लगा आजकल ये सब फैशन में नहीं है, इसलिए तुझे एक सिंपल सी चेन और इयररिंग्स में जाने दिया। रागिनी को उम्मीद नहीं थी कि उसके ससुराल वाले इस तरह से उसका साथ देंगे। वो अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। रागिनी की ननद ने बोला, भाभी आप रोइए मत, आपके मायके वालों को जवाब दिया जाएगा, उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी माकूल उनके बहू से ज़्यादा भाग्यशाली है और उनकी बहू से ज़्यादा बड़े घर में ब्याही गई है। अभी उन्हें पता ही कहाँ है कि हमारे घर में क्या है और क्या नहीं, उन्होंने तो बस उतना ही देखा है जितना उन्हें दिखाया गया है। रागिनी की सास ने बोला, हाँ बहू, तेरी ननद सही बोल रही है, भगवान की दया से हमारे पास रुपये पैसों की कोई कमी नहीं है, पर हम कभी
उसका दिखावा नहीं करते। रागिनी के ससुर भी तब तक कमरे में आ चुके थे। उन्होंने बोला, हाँ बहू, भगवान की दया से हमारे पास बहुत कुछ है जो कि मैंने खुद कमाया है। इसके साथ ही साथ पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी मेरे पास बहुत है, लेकिन हमारा मानना है कि दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारे मायके वाले ही ऐसी नीचता कर सकते हैं, हमारे घर की बहू की को ऐसी बात बोल सकते हैं, तो उन्हें तो जवाब देना ही बनता है। और उन्होंने रागिनी की सास से बोला, मेरी बहू के लिए एक से एक भारी जेवर बनवाओ, या अगर पहले से हैं तो निकालो। ऐसे जेवर होने चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। रागिनी की सास ने बोला, जी बिल्कुल। रागिनी ने अपने ससुराल वालों से बोला, आप लोग क्या करने वाले हैं? तो रागिनी की ननद ने बोला, नवंबर में आपकी शादी की पहली सालगिरह है और हम उसे अच्छे से मनाने वाले थे, लेकिन अब आपके मायके का हाल देखकर हम उसे अच्छे से नहीं मनाएंगे, बल्कि उसे शाही अंदाज में मनाएंगे। ऐसी पार्टी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। दिखाना तो बस अपने मायके वालों को है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। आखिर आपकी माँ को जवाब जो देना है। हमारी भाभी को रुलाया, शादी के पहले उन्होंने जो किया वो किया, अब उनकी हिम्मत नहीं हमारी भाभी को कुछ बोलने की। कहकर रागिनी की ननद एक जोरदार ठहाका लगाया और रागिनी भी हंसने लगी। अच्छा बहू, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। कहकर रागिनी के सास ससुर और नंद कमरे से बाहर निकल गए। रागिनी के पति ने बोला, इतना कुछ तुम्हारे दिल में था और तुमने आज तक मुझे भी नहीं बताया। रागिनी ने बोला, मुझे डर लगता था कहीं मैं ससुराल में भी सबके लिए बोझ ना बन जाऊं। मुझे अगर पता होता कि मेरे ससुराल में सब इतने अच्छे हैं तो क्या मैं नहीं बताती। रागिनी के पति ने बोला, बहुत गलत किया तुम्हारी माँ ने। आज तुम्हारे साथ बहुत गुस्सा आ रहा है ये सुनकर। मुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसा बोलने की। खैर, इसमें मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। तो वहीं पर उन्हें जवाब मिल जाता, लेकिन उन्हें जवाब तो ज़रूर मिलेगा। अगले दिन से रागिनी की सास ने तैयारियां शुरू कर दी। उसकी माँ को जवाब देने के लिए वो रागिनी को लेकर बहुत बड़े ज्वेलर के पास गई और बोला, मुझे आज के लेटेस्ट फैशन के हर टाइप के जेवर चाहिए। इतने जेवर चाहिए कि मेरी बहू के कपड़े कम दिखे और जेवर ज़्यादा दिखें, पर सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट और फैंसी होने चाहिए। रागिनी ने बोला, ये आप क्या कर रही है मम्मी, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। तो रागिनी की सास ने बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी दादी सास ने तुम्हारे लिए काफ़ी पुश्तैनी जेवर छोड़े हैं, पर वो इतने पुराने डिज़ाइन के हैं कि तुम्हें शायद पसंद ना आए, और वो काफ़ी भारी भी हैं। उनसे ही तुम्हारे नए जेवर बनवाऊंगी। चाहती तो मैं अपने पैसों से भी बनवा सकती थी, लेकिन जब इतने पुश्तैनी जेवर पड़े हुए हैं जो कि मुझे पता है तुम नहीं पहनने वाली, क्योंकि तुम्हारी फैशन के नहीं हैं, तो उन्हें ही क्यों ना ट्रेंडी बनवा दिया जाए, ताकि तुम पहन भी सको और हम फालतू का पैसा उड़ाने में विश्वास नहीं रखते। ये तो तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए हमें करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जो कुछ भी है हमारे पास तुम्हारा ही है। बेटी को तो हमने काफ़ी कुछ देकर विदा किया है और हमें बहुत अच्छे से पता है जब भी मायके आएगी तुम दोनों भी उसे कभी खाली हाथ जाने नहीं दोगे। रागिनी ने बोला, हाँ माँ बिल्कुल, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रागिनी की सास ने बोला, हमने शादी में भी तुम्हें काफ़ी जेवर चढ़ाए थे, लेकिन वो सब नॉर्मल ही थे, जैसा कि हर कोई चढ़ाता है। क्योंकि हमने पहले भी बताया था हमें दिखावा पसंद नहीं है, लेकिन यदि पता होता तुम्हारे माँ बाप की सोच ऐसी है तो शादी में ही तुम्हें ऐसे जेवर बढ़ाए होते कि उनकी आंखें चुंधिया जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी की सालगिरह में उनकी आंखें तुम्हें देखकर पलक झपकना भी भूल जाएंगी। रागिनी के सास में ज्वेलर से बोल, रागिनी के आसपास मेरे साथ साथ मेरे बेटे के लिए भी एक अच्छी भारी चेन और एक ब्रेसलेट और काफ़ी हैवी अंगूठियाँ बना देना। सालगिरह तो आखिर उसकी भी है। ज्वेलर ने बोला, बिल्कुल, आपको सब कुछ समय पर मिल जाएगा। रागिनी के सास ससुर ने काफ़ी बड़ा रिसोर्ट रागिनी की एनिवर्सरी के लिए बुक किया और देखते ही देखते एनिवर्सरी वाला दिन आ गया और रागिनी के मायके वाले भी उस पार्टी में आने वाले थे। काफ़ी बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया था। आने वाले मेहमानों का कहना था, ये तो आपने शादी से भी ज़्यादा अच्छा किया है। लगता है बहुत अच्छी बहू मिली है आपको, जिसकी खुशी में आपने इतनी बड़ी पार्टी दी। तो रागिनी के सास ससुर ने बोला, बिल्कुल, हम नसीब वाले हैं जो हमें रागिनी जैसी बहू मिली, तो उसका हक बनता है ऐसी पार्टी के लिए। तभी रागिनी के माँ बाप और भाई भाभी भी आ गए। रिसोर्ट के अंदर घुसते ही उन्हें तो यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसी पार्टी मैरिज एनिवर्सरी के लिए दे सकता है। इतना पैसा सिर्फ एक एनिवर्सरी के लिए फूंक दिया। रागिनी की माँ तो अपनी आदत के अनुसार अपनी बहू को जेवरों से लाद कर लाई थी और उसकी माँ के हिसाब से उसकी बहू से ज़्यादा जेवर तो किसी के नहीं पहने होंगे। और रागिनी ने तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ को अभी यही लग रहा था कि भले ही इतने बड़े रिसोर्ट में पार्टी कर दी, तो पहनने ओढ़ने में तो मेरी बहू से पीछे ही होगी। इसी गुमान में उसके मायके वाले अंदर गए और रागिनी और उसके पति से मिलने स्टेज पर गए। रागिनी और अपने दामाद को देखकर रागिनी की माँ देखती रह गई और रागिनी की भाभी तो मानो पागल ही हो गई। रागिनी और उसके पति ने बहुत महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उसके सास ससुर और ननद ने भी बहुत महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे थे।
रागनी बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंडी फैशनेबल ज्वेलरी से भारी पड़ी थी। सारे ज्वेलरी एक से एक बढ़कर थे और बिल्कुल लेटेस्ट थे। साथ ही देखकर पता चल रहा था कि काफ़ी महंगे होंगे। रागनी की भाभी के जेवर तो रागनी के जेवर के 10वां हिस्सा भी नहीं थे। रागनी की माँ और भाभी तो रागनी को देखते ही रह गईं। ऊपर से उनके दामाद ने भी काफ़ी मोटी चेन, अंगूठियाँ और ब्रेसलेट पहन रखी थी, जो कि रागनी का भाई देखता रह गया क्योंकि उसने जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं पहना था। रागनी के मायके वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रागनी की किस्मत पर, क्योंकि उसकी माँ के हिसाब से तो उसकी बहू ही सबसे ज़्यादा किस्मत वाली थी। तभी रागनी की सास वहाँ आ गई और बोली, क्या समधन जी, क्या हाल चाल है। रागनी के ऊपर से बिना नज़र हटाए रागनी की माँ और भाभी ने रागनी की सास का अभिवादन किया और बोला, सब ठीक है। रागनी की सास तो बस इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने बोला, अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप और आपकी बहू, मेरी बहू को नज़र लगाएंगी क्या। मेरी बहू के जेवरों को और मेरी बहू को। रागनी की माँ और भाभी को जोर का झटका लग गया। रागनी की माँ ने बोला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। तो रागनी की सास ने बोला, क्यों, आपने भी तो राखी पर ऐसी ही बातें की थी, ये उसी का जवाब है। तो रागनी की माँ ने बोला, मैंने जो कुछ कहा था अपनी बेटी से कहा था। और रागनी की सास ने बोला, जी नहीं, आपने जो कुछ भी कहा था मेरी बहू से कहा था और मेरी बहू से गलत बोलने वालों को मैं जवाब जरूर देती हूँ। रागनी की माँ और भाभी के पास चुप रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जो गिफ्ट लाया था वो रागनी को पकड़ा दिया। शायद एक साड़ी का डब्बा था, जो कि रागनी को पता था कि कोई रखी हुई पुरानी साड़ी पैक करके दे दी होगी, और रागनी ने उसे ले लिया और चुपचाप साइड में रख दिया। तभी रागनी की सास ससुर एक ज्वेलरी का डब्बा रागनी को पकड़ाया, उसकी एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर उसे खोलने को कहा। रागनी ने जब डब्बा खोला तो उसमें एक डायमंड का सेट था, जिसे देखते ही सबकी आंखें चलमला गईं। सारे मेहमानों ने बोला, वाह रागनी के तो मजे हैं। रागनी के सास ससुर इसे कितना मानते हैं, बहुत ही भाग्यशाली लड़की है, इससे अधिक भाग्यवान लड़की तो होना मुश्किल है, और न जाने क्या क्या। और तभी रागनी की ननद स्टेज पर आ गई और बोली, बिल्कुल मेरी भाभी तो बहुत भाग्यशाली लड़की है, इतना भाग्यवान होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रागनी की ननद ने जानबूझकर ये बात रागनी की माँ और भाभी की ओर देखकर बोला, और वो चुपचाप रागनी की ननद और उसकी सास को देख रही थी। वो बोल भी क्या सकती थी। उसके बाद रागनी की सास ने एक डब्बा रागनी की ननद को भी पकड़ाया और बोला, तेरी शादी हुए तो कई साल हो गए, तू तो अब अपनी एनिवर्सरी मनाती नहीं, लेकिन इस बार तू यहाँ है और अगले महीने तेरी एनिवर्सरी है, तो तेरे लिए भी एक गिफ्ट है। और रागनी की ननद ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें भी सेम वही डायमंड का सेट था। रागनी की ननद ने जब से डायमंड का सेट देखा तो वो खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे वाह, सेम टू सेम मेरे लिए भी। तो रागनी की सास ने बोला, बिल्कुल, हम बेटी बहू में फ़र्क नहीं करते, जब बहू को दिया है तो बेटी को भी देंगे, बेटी को माँ बाप देते ही क्या है। यही थोड़े बहुत गिफ्ट, बाकी पुश्तैनी संपत्ति और ज़मीन जायदाद तो बेटे की होती है, तो बेटी को देने के लिए सोचना क्या। वैसे ही भी कहावत है, बेटी को जितना दोगे उतनी बरकत होगी। जो लोग बेटियों को देने से भागते हैं और जो ऐसा करते हैं, आज नहीं तो कल इसका फल उन्हें भोगना ही पड़ता है। आखिर क्यों बेटियों को बहुत समझते हैं, बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहाँ से आएंगी। रागनी की सास ने यह बात रागनी की माँ की ओर देखकर बोला। रागनी की ननद बोली, मुझे तो गिफ्ट वगैरह से उतना मतलब नहीं, बस मायके में मेहमान मिलना चाहिए और जीवन भर मेरा मायका बना रहना चाहिए। तो रागनी ने बोला, बिल्कुल नंद जी, जीवन भर आपका मायका ऐसे ही बना रहेगा और आपके भाई भाभी हर कदम पर आपके साथ खड़े मिलेंगे। जिस तरह से बहू के रूप में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर नंद और ससुराल मिला, वैसे ही बेटी के रूप में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा मायका मिला, इतने अच्छे माँ बाप भाई मिले, और अब भाभी भी। हर बेटी इतनी भाग्यशाली नहीं होती। कहकर रागनी ने अपनी नंद को गले से लगा लिया। अपनी माँ की ओर देखते हुए रागनी और उसके ससुराल वालों ने रागनी के मायके वालों को आज मखमल में लपेट लपेट कर ताना था और उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। इतना अंदाज़ा तो उन्हें लग ही चुका था कि रागनी के पास उनसे 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं। साथ ही साथ रागनी की सास ने यह भी एहसास दिला दिया था कि रागनी का भाग उनकी बहू के भाग्य से कहीं ज़्यादा अच्छा है। रागनी के मायके वालों ने चुपचाप खाना खाया और वहाँ से जाने लगे। रागनी ने अपने पति को बताया था कि उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने नहीं आए थे, पर रागनी अपने मायके वालों को छोड़ने जा रही थी कि उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारों में उसे मना कर दिया, और रागनी रुक गई क्योंकि ससुराल वालों ने ही समय पर उसका साथ दिया था। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।